हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डील करता है कंपोजिशन लेवी के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये स्कीम क्यों लाई गई थी, जो भी स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए स्कीम लाई गई थी, ताकि ना उनको मल्टीपल रिटर्न फाइल करना पड़े, ना ही इनको कोई आईटीसी का कोई झंझट है। ठीक है, तो ये स्कीम जो है बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन 10(1) एंड 10(2) डील करता है कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के बारे में, और सेक्शन 10(2)(a) डील करता है कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम जो है वो एक ऑप्शनल स्कीम है। चाहे तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर सकते हैं, चाहे तो रेगुलर स्कीम के अंदर टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹1.5 CR तक है। क्या बोला, थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है। अगर टर्नओवर जो है 1.5 CR तक है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का, तो वो एलिजिबल है टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, और वो टैक्स पे कर सकता है कंपोजिशन स्कीम से। ठीक है, लेकिन ये जो एलिजिबल लिमिट है वो हो जाएगी 75 लाख। जो 1.5 CR का लिमिट है वो हो जाएगा 75 लाख इन केस ऑफ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये 8 स्टेट्स में लिमिट जो है वो 75 लाख रुपीज हो जाएगा। कौन कौन से स्टेट्स दिए हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट के अंदर जो है लिमिट 75 लाख रुपीज रहेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल लिमिट है वो 1.5 CR रहेगा। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को जो है लिमिट चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है वो बोला है कि एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए 1.5 CR तक इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जो भी सारी टैक्सेबल सप्लाईज है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज को छोड़ के ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। समझिए, इनवर्ड सप्लाईज क्या होता है, आपका परचेज है। ठीक है, वो आपका सेल नहीं है, वो किसी और का सेल था और आपको टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। ठीक है, सो ये आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। सो सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड करेंगे, ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जो भी टैक्सेबल सप्लाईज है वो इंक्लूड होगी। उसके बाद एग्जाम सप्लाईज भी इंक्लूड होगी। उसके बाद कोई भी एक्सपोर्ट किया है कोई गुड्स और सर्विस का, वो भी इंक्लूड होगा। और इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो ये क्या बोलता है कि जो इंटर स्टेट सप्लाईज है वो ऑल इंडिया बेसिस पे देखी जाएगी। जो टर्नओवर आप कैलकुलेट कर रहे हो वो सारी ब्रांचेस का इंक्लूड करके आपको जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमने इंक्लूड की, 4 चीजें यहाँ पर। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज हो गई, उसके बाद एग्जाम सप्लाईज हो गई, एक्सपोर्ट हो गया, और इंटर स्टेट सप्लाईज हो गया ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, उसमें से एक्सक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड करना है सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, सो 4 चीजें आपको एक्सक्लूड करनी है। तो बेसिकली एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन आप अगर देखें तो 4 चीजें इंक्लूड करनी है और 4 चीजें एक्सक्लूड करनी है। इंक्लूड क्या क्या करेंगे, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सेप्ट इनवर्ड सप्लाईज पेड ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम। सेकंड क्या था, एग्जाम सप्लाईज। थर्ड क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ क्या है, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, उसमें से 4 चीजें आपको एक्सक्लूड करना है। कौन सा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, सो ये एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10। ये क्या बोलता है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा। ठीक है, so aggregate turnover includes value of supplies from 1st April of financial year up to the date of its becoming liable for registration। मतलब क्या बोला है, देखिए आपका जो टर्नओवर है, आप जब टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो, मान लीजिए आपको 1 अप्रैल से जो है आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, और अक्टूबर में आप आकर के एलिजिबल हो जाते हो, आप ऑप्ट करते हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है, सो ये पीरियड में जो भी आपका टर्नओवर है ये आपको इंक्लूड करना है इन द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। जो भी आपका सेल्स था वो आपका इंक्लूड होता है, राइट। उसमें से एक्सक्लूड क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। तो जो भी आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऐसे हुआ है वो आपको एक्सक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन आपको समझा। उसके बाद रेट क्या दिया हुआ है, तो कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1) रीड विद रूल 7। तो रेट क्या है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए रेट दिया हुआ है 1% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सो 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज है तो उसके लिए रेट दिया है 5% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सो कंपोजिशन स्कीम जो है वो अर्लियर से सिर्फ गुड्स के लिए आया था, फिर उन्होंने जो है रेस्टोरेंट सर्विसेज को इंक्लूड किया। और लास्ट क्या बोला है, कोई भी अदर्स है, कोई ट्रेडर है, होलसेलर, तो उसके लिए रेट दिया है 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, तो फर्स्ट 2 केसेस में क्या बोला था, 1% और 5% जो दिया वो टोटल टर्नओवर पे आपको लगाना है। लेकिन अगर कोई ट्रेडर का केस है तो उस केस में ध्यान रखिएगा 1% जो है सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज का लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला नेक्स्ट, कि जो भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है उसके पास एक मार्जिनल स्कीम का सर्विस दी जाती है। A person engaged in marginal supply of services other than restaurant services is also eligible for composition levy of goods। ठीक है, तो क्या बोला, आप कोई गुड्स का सप्लाई कर रहे हो लेकिन साथ में जो है आप मार्जिनल सर्विसेज भी दे सकते हो। ठीक है, सो किस केस में, अगर आपका जो है a person who opt to pay tax under clause A or clause B or clause C
मैं सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, सो आप मार्जिनल सर्विसेज कितना दे सकते हो, या तो 10% ऑफ टर्नओवर या फिर ₹5 लाख विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर होगा उतना आप जो है मार्जिनल सर्विस भी दे सकते हो, साथ में सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ में। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 10 बात करता है कि जब आप टैक्स पेबल निकाल रहे हो, ठीक है, पहले हम एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन किया था, अब बात हो रही है टैक्स पेबल की। सो जब भी आप टैक्स पेबल निकाल रहे हो तो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सप्लाईज। तो क्या इंक्लूड नहीं करना है, उसमें क्या बोला है, सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या, आपको जब आप एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन कर रहे थे तब आपने 1 अप्रैल से लेकर के डेट ऑफ एलिजिबल तक का आपने टर्नओवर जो है इंक्लूड किया था, लेकिन जब टैक्स पेबल निकाल रहे हो, अब समझिए, जब मैं टर्नओवर निकाल रहा हूं तो मेरा फाइनेंशियल इसके स्टार्टिंग से लेकर के कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने तक का मैं टर्नओवर ऐड करता हूं। ठीक है, लेकिन जब मैं टैक्स पे कर रहा हूं, अब मैं एलिजिबल ही अक्टूबर में हुआ हूं, तो उससे पहले के टर्नओवर पे मैं टैक्स पे क्यों करूंगा, राइट। सो अक्टूबर में मैं एलिजिबल हुआ हूं, तो उसके बाद का जो भी टर्नओवर होगा उस पर जो है मैं टैक्स पे करूंगा। सो उससे पहले का जो भी टर्नओवर है वो आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो यही बात करता है कि आपको जो है 1 अप्रैल से लेकर के डेट ऑफ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन तक का टर्नओवर आपको एक्सक्लूड करना है। सेकंड क्या दिया है, एग्जाम सप्लाईज ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ठीक है, सो इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो दोनों ही केस में आपको एक्सक्लूड ही करना है। ठीक है, समझा। अब सेक्शन 10(1) अपना जो है क्लियर होता है। अब सेक्शन 10(2) क्या बोलता है, 10(2) के अंदर जो है कंडीशन दी गई है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो अंडर सेक्शन 10(1) तो आपको ये कंडीशंस जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस दी गई है, सबसे पहले ही इज नॉट एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई भी सर्विस का सप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप मार्जिनल सर्विसेज दे रहे हो अप टू दिस लिमिट तक, 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख तक, इतना अगर मार्जिनल सर्विसेज दे रहे हो तो आपको अलाउड है, अदरवाइज उसको अलावा आप कोई भी सर्विसेज का सप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, कोई भी ऐसा सप्लाई नहीं होना चाहिए जो जिस पर टैक्स नहीं लगता है। तीसरा बोला ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज है, इनवर्ड सप्लाईज अलाउड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या बोला, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई आपको नहीं करना है। उसके बाद क्या बोला है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट क्या बोला है, इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, मतलब आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते इन ऑफ द फॉलोइंग नोटिफाइड गुड्स के। कौन कौन से गुड्स दिए हैं, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकास, पान मसाला, ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स एंड सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स एंड अर्थन और रूफिंग टाइल्स। सो ये सारे जो गुड्स हैं इसके आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके ट्रेडर हैं, अगर आप इसके होलसेलर हैं तो आपको अलाउड है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही आपने देखा पान मसाला तो आप सीधा ही डिसअलाउ कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरर बोला है, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको अलाउड है। ठीक है, और लास्ट कंडीशन दिया है, इज नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, सीटीपी और एनआरटीपी के लिए कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है आप सेक्शन 10(1) के अंदर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक प्रोवाइजो दिया है। प्रोवाइजो क्या बोलता है, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन ने किसी एक एंटिटी के लिए, तो वो सारे ही दूसरी एंटिटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, आप एक एंटिटी के लिए कंपोजिशन स्कीम और दूसरी एंटिटी के लिए रेगुलर स्कीम के अंदर टैक्स पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपोजिशन स्कीम लिया है तो वो सारी एंटिटीज पर एप्लीकेबल होगा, और अगर आप जब भी इन एलिजिबल होते हो तो सारी एंटिटीज से इन एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बोला है, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर और एंड मिक्स्ड सप्लायर अंडर सेक्शन 10(2)(a)। तो अभी तक हमने सेक्शन 10(1) एंड 10(2) देखा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 10(2)(a)। ये बोलता है कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उन्होंने पहले बोला कि यार हमारे लिए कोई स्कीम ऐसा क्यों नहीं लेकर के आए। ठीक है, सो गवर्नमेंट 10(2)(a) बाद में लेकर के आई। ये जो है सेक्शन सर्विसेज की बात करता है। अगर आप कोई सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो और आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है ₹50 लाख, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर जो है अप टू ₹50 लाख तक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(2)(a) के अंदर टैक्स पे कर सकते हो एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी आप टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। और कंडीशंस कौन सी है, सेम कंडीशन जो हमने सेक्शन 10(2) के अंदर देखी, वही कंडीशंस दी है कि आपको कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं करनी जो नॉट लेविएबल टू टैक्स हो, कोई भी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना है, कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होना चाहिए, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते ये नोटिफाइड गुड्स के, एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आप सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो
तो आप सेक्शन 10(2)(a) के अंदर टैक्स पे कर सकते हो एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, अगर आप कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हो। सेम प्रोविजन दिया है, अगर कोई एक एंटिटी के लिए कंपल्शन स्कीम दिया है तो सारी एंटिटी एलिजिबल हो जाएगी, और अगर कोई एक एंटिटी इनएलिजिबल होती है तो सारी एंटिटीज जो है इनएलिजिबल हो जाएगी कंपल्शन स्कीम के लिए। ठीक है, अब कुछ एडिशनल कंडीशंस दिए, कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपल्शन लेवी, रूल 5 के अंदर क्या क्या बोला है कि ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 93 एंड 94 ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई भी सप्लाईज आप लेते हो जो आरसीएम के अंदर कवर्ड है तो वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर हो तो भी आपको जो है 93 या 94 के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोला है, आप सीटीपी एंड एनआरटीपी नहीं हो सकते हैं। He shall mention the word composition taxable person not eligible to collect tax on supplies at the top of bill of supply। ठीक है, जो भी रेगुलर स्कीम के अंदर पर्सन रजिस्टर्ड होता है वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है, और कोई भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। ठीक है, और बिल ऑफ सप्लाई के टॉप पर आपको लिखना पड़ेगा कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और हर जगह जो है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो है आपको हर नोटिस पे, साइन बोर्ड पे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रूल 3 एंड रूल 4 जो बात करता है इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपल्शन लेवी। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्ट करना चाहते हो, अब कब ऑप्ट कर सकते हो, दो केसेस दिए, इंटीमेशन बाय पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जब आप फर्स्ट टाइम फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आप अपना फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्शन स्कीम के अंदर करना चाहते हो, तो सिंपली आप अप्लाई कर देंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तभी आप कंपल्शन स्कीम ऑप्ट कर लेंगे, और कंपोजिशन स्कीम जो है वो कोई भी टाइम, दिस टाइम बिंग एनी टाइम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कोई भी टाइम पर जो है आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस क्या बोला है, इंटीमेशन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कोई पर्सन है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। ठीक है, और अब वो रेगुलर स्कीम से जो है कंपोजिशन स्कीम में स्विच कर रहा है, तो उस केस में जो है आपसे बस बिगिनिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ही ऑप्ट कर सकते हो आप, इन बिटवीन कभी भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ही आपको ऑप्ट करना है, और इफेक्टिव डेट क्या होगी, बिगिनिंग ऑफ सेट फाइनेंशियल ईयर, वही आपकी जो है इफेक्टिव डेट मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 10 जो है 10(1), 10(2) और 10(2)(a) तीन सेक्शन जो है कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 10(3) जो बात करता है वैलिडिटी ऑफ कंपल्शन लेवी। अब कंपल्शन स्कीम जो है वो किन किन केसेस में विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, सो तीन केसेस यहां पर दिए। सबसे पहला बोला विड्रॉल फॉर कंपल्शन स्कीम बाय टैक्स पेयर हु सीजेस टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। ठीक है, सो हमने सेक्शन 10(2) के अंदर कंडीशंस देखी थी, वो कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए तभी आप कंपल्शन स्कीम में रह सकते हो। ठीक है, सो अगर आप वो कंडीशंस को ब्रीच करते हो, वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हो, या फिर आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 1.5 सीआर या 75 लाख या 50 लाख, जो भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एक्सीड कर जाता है, उस केस में जो है कंपल्शन स्कीम लैप्स हो जाएगी। जब भी आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, और उसके बाद जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रेगुलर स्कीम 9(1) के अंदर जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है रेगुलर स्कीम के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर बिल ऑफ सप्लाई जो है इशू किया जाता है। ठीक है, सो टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा, और साथ में जब भी आपका विड्रॉल हो रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन को जो है वो एक इंटीमेशन देना पड़ेगा, इंटीमेशन फॉर विड्रॉल। ठीक है, और वो कितने दिन के अंदर, विद इन 7 डेज ऑफ द अकरेंस ऑफ सच इवेंट, जब भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर गया उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है इंटीमेशन देना पड़ेगा फॉर विड्रॉल ऑफ स्कीम। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव डेट क्या होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल क्या होगा, जो आपने इंटीमेशन के अंदर डाल लिखा है, डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन हिज इंटीमेशन, जो भी डेट आपने मेंशन किया इंटीमेशन के अंदर वही डेट आपका डेट ऑफ विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस क्लियर है। सेकंड केस क्या बोला है, जब विड्रॉल फ्रॉम द कंपल्शन स्कीम बाय टैक्स पेयर हु इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम, खुद से कोई व्यक्ति जो है विड्रॉ करना चाहता है कंपल्शन स्कीम। ठीक है, पहला केस देखा जब आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर जाता है। दूसरा केस क्या बोला, जब कोई भी पर्सन जो है खुद से विड्रॉ करना चाहता है तो वो क्या करेगा, सिंपल वही एक एप्लीकेशन फर्निश करेगा, और उस एप्लीकेशन से उसका जो है कंपल्शन स्कीम विड्रॉ हो जाएगा, और इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल क्या होगी, वही डेट जो इंडिकेट की है इन हिज एप्लीकेशन। सिंपल है। लास्ट क्या बोला है, डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपल्शन स्कीम बाय टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, सो टैक्स अथॉरिटी है वो भी आपका डिनाय कर सकती है टू पे टैक्स अंडर कंपल्शन स्कीम। किन किन केसेस में कर सकती है, जब प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि जो भी पर्सन है उसने कंपोजिशन स्कीम जो ऑप्ट किया है वो गलत तरीके से ऑप्ट किया है, वो एलिजिबल नहीं था तो भी उसने ऑप्ट किया है, या फिर कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया है, कॉन्ट्रावेन द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, तो उस केस में क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर एक शोकॉज नोटिस इशू करेगा और उससे रीजन मांगेगा। ठीक है, सो शोकॉज नोटिस उसने इशू किया, उसके बाद पर्सन को क्या करना है, वो रिप्लाई अपना फर्निश करेगा। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है उस केस में जो है कंपल्शन स्कीम उसका कंटिन्यू रह जाएगा। लेकिन अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उस केस में क्या कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर डिनाई कर सकता है, डिनाइंग द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपल्शन स्कीम। ठीक है, सो वो डिनाई कर देगा। और इन केस ऑफ डिनायल ऑफ ऑप्शन, जब प्रॉपर ऑफिसर ने डिनाई कर दिया कंपल्शन स्कीम के अंदर टैक्स पे करने के लिए, तो उस केस में इफेक्टिव डेट क्या होगा, डेट डिटरमाइंड बाय द टैक्स अथॉरिटी, जो भी डेट डिटरमाइन करेगा टैक्स अथॉरिटी वही डेट से मान लिया जाएगा उसका इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल।
ठीक है। सो हमने 3 केसेस देखे। सबसे पहला, जब आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होता है तो आपका कंपल्शन स्कीम विथड्रॉ हो जाएगा। दूसरा, चाहे तो वॉलंटरीली खुद से कंपल्शन स्कीम विथड्रॉ हो सकता है। और थर्ड, डिनायल बाय टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो डिनाई कर सकता है। अब इन तीनों ही केसेस में जब भी आपका कंपल्शन स्कीम जो विथड्रॉ हो रहा है, तीनों केस के अंदर सच पर्सन में फर्निश अ स्टेटमेंट, उसको डिटेल देना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। जो भी आपका स्टॉक है उसका डिटेल्स देना पड़ेगा एक इंटीमेशन के द्वारा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द ऑप्शन ऑफ विड्रॉल और फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर डिनाइंग कंपल्शन स्कीम। जब भी आपका विड्रॉ हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपको स्टॉक का डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है। और कोई भी इंटीमेशन रिसीव हुआ है किसी एक एंटिटी को, तो वो मान लिया जाएगा कि सारी एंटिटीज जो है सारी एंटिटीज तक पहुंच चुका है। और अगर एक एंटिटी का कंपल्शन स्कीम विड्रॉ होता है तो सारी ही एंटिटी से विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपल्शन स्कीम जो है वो ऑल इंडिया बेसिस पे चलता है। ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 10(2)(a) कंप्लीट हो गया और रूल्स भी देख लिया हमने। ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन दिया सेक्शन 10(4). 10(4) क्या बोलता है? अगर आप टैक्स पे कर रहे हो अंडर सेक्शन 10(1) या फिर 10(2)(a) के अंदर टैक्स पे कर रहे हो, तो यू शुड नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट। आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं और साथ में ही एंटाइटल नहीं होंगे कोई भी आईटीसी के लिए। ठीक है, आप आईटीसी के लिए भी एंटाइटल नहीं है और ना ही आप किसी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और सेक्शन टाइप 10(5) क्या बोलता है? अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि कंपल्शन स्कीम जो लिया है वो गलत तरीके से लिया है या फिर कोई प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करके लिया है, तो उस केस में जो है आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा ही, साथ में पेनल्टीज भी लगेगी। और अगर चाहे प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो सेक्शन 73 एंड 74 जो डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस है वो भी जो है प्रॉपर ऑफिसर इन्वोक कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन पर। ठीक है। सो ये था हमारा सेक्शन 10(5). बेसिकली हमने 6 सब सेक्शंस देखे थे। सेक्शन 10(1) जो बात करता है थ्रेशोल्ड लिमिट की। सेक्शन 10(2) के अंदर जो है कंडीशंस दी गई थी, वो कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही आप कंपल्सन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। फिर सेक्शन 10(2)(a) बात करता है सर्विसेज की। आप सर्विसेज भी दे सकते हो अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अप टू रुपीज 50 लाख तक है, तो आपको 6% के हिसाब से टैक्स पे कर सकते हो। उसके बाद हमने सेक्शन 10(3) देखा, उसके अंदर विड्रॉल था, विड्रॉल फ्रॉम कंपल्शन स्कीम। ठीक है, 3 केसेस देखे थे। पहला, जब आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करता है। दूसरा, आप खुद से विड्रॉ कर सकते हो। और तीसरा, विड्रॉल बाय टैक्स अथॉरिटी। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 10(4) देखा जिसमें बोला कि अगर आप कंपल्शन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहे हो तो आप ना ही रेसिपेंट से कोई टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ना ही आप एंटाइटल हो फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सेक्शन 10(5) क्या बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास अगर रीजन टू बिलीव है कि आपने कोई भी प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेन किया है और गलत तरीके से कंपल्सन स्कीम ऑप्ट किया है, तो उस केस में जो है आपको पेनल्टीज लगाए जाएंगे और साथ में सेक्शन 73 और 74 के प्रोविजंस भी इन्वोक किए जा सकते हैं। ठीक है। सो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कंपल्शन स्कीम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप इसको अच्छे से करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।